हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उसको बनाने से पहले हम लोग जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, देखिए, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान का भाग 5 जो है वह संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करती है और संघ की कार्यपालिका का वर्णन जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक किया गया है। ठीक, इन्हीं 52 से 68 तक में जो है 52 से 62 तक जो है राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं हम वन बाय वन इन अनुच्छेदों को और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 52। देखिए, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 52 में बताया गया है। ठीक, और उस राष्ट्रपति के पास जो है कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, अर्थात कार्यपालिका जो भी अपना काम करेंगे राष्ट्रपति के नाम पे ही करेंगे। यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है। ठीक है, दो हो गया, पद हो गया 52 और कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात करता है, अर्थात अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा और उस निर्वाचक मंडल में जो है संसद के उच्च सदन और निम्न सदन तथा सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। निर्वाचक मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 55 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अर्थात राष्ट्रपति जो चुने जाएंगे उसको चुनने की जो रीति होगी, जो पद्धति होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको एक विशेष नाम दिया गया, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इस पद्धति के तहत राष्ट्रपति को चुनी जाएगी अप्रत्यक्ष तरीके से। तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 55 में है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा और उस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होंगे इसके बारे में बताया गया है। ठीक, और अनुच्छेद 55 में है कि ये जो निर्वाचक मंडल में शामिल लोग हैं वो राष्ट्रपति को किस तरीके से चुनेंगे, अर्थात उसके रीति के बारे में बात करता है अनुच्छेद 55। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होगा ये बात करता है। कितना कार्यकाल होता है? 5 साल का। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 56 में है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 57 और 58, इसको एक साथ समझने का प्रयास करना। 57 में क्या है? नहीं, 57 को अलग से ही समझना है कि कोई व्यक्ति जो है अगर राष्ट्रपति दोबारा चुनना चाहता है तो वो दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति भारत में जितनी बार चाहे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यह अनुच्छेद 57 में है। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 58। 58 और 59 को एक साथ समझने की जरूरत है, यानी इसमें थोड़ी लिखावट से लगेगा कि दोनों एक समान है, लेकिन इसमें अंतर क्या है वो समझते हैं हम लोग। देखिए 58 में क्या है कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अहर्ताएं, अहर्ताएं का मतलब होता है योग्यता, यानी कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति निर्वाचन लड़ना चाहता है तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, अर्थात वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने लायक हो, किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो, ये योग्यता के लिए है। और 59 में क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त। शर्त मतलब इसमें वर्णन है कि वह व्यक्ति, जैसे देखिए, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, संसद के किसी भी सदन या विधायिका का सदस्य नहीं हो, अगर है तो राष्ट्रपति जैसे ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण हुआ उसकी वो सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो क्या क्या शर्त हो सकती है राष्ट्रपति के लिए, उन शर्तों का वर्णन किया गया है 59 में। और 58 में योग्यता है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ, अर्थात राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। इसका वर्णन अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पद पर आसीन है और वह कोई संवैधानिक उल्लंघन करता है तो इस आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है जिसे कहता है महाभियोग प्रक्रिया। तो महाभियोग का वर्णन है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 62 में क्या है? राष्ट्रपति के पद अगर खाली रहता है किसी वजह से तो उस अवस्था में राष्ट्रपति का कामकाज कौन करेंगे, या फिर
उनके पद की जो रिक्ति है उसको भरने के लिए निर्वाचन की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था जो है अनुच्छेद 52 में इसके बारे में बात की गई है। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन सेशन की ओर बढ़ते हैं और कुछ बातें वहाँ भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को किसके सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष अपना शपथ लेते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपना शपथ लेते हैं। और यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद से संबंधित है? शपथ अनुच्छेद 60 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इस सेशन में कुछ भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को भी शामिल किया गया है, तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से अटेम्प्ट करेंगे। इस तरीके से आसानी से वो स्थल भी याद हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए कन्हेरी की गुफा ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई में अवस्थित है और इसे निर्माण किया था बौद्धों ने। ठीक, बौद्ध भिक्षुओं ने इसके निर्माण किया था। एलिफेंटा गुफा ये भी मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक द्वारा किया गया था। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और इसका निर्माण गुप्त शासक द्वारा करवाया गया था। एलोरा की गुफा ये औरंगाबाद में है और इसका निर्माण बौद्ध द्वारा करवाया गया था। तो कन्हेरी की गुफा और एलोरा की गुफा, इन दोनों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। ठीक, और ये दोनों महाराष्ट्र में अवस्थित है, एक मुंबई में और एक औरंगाबाद में। ठीक है, कंद्रिया महादेव मंदिर ये खजुराहो जो मंदिर है मध्य प्रदेश में, उसी का भाग है। कंद्रिया महादेव मंदिर ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इसका निर्माण किसने कराया? चंदेल राजाओं ने करवाया। किसने? चंदेल राजाओं ने। ठीक, नेक्स्ट है मृगनयनी का महल, यह भी मध्य प्रदेश ग्वालियर में अवस्थित है और इसका निर्माण जो है राजा मानसिंह तोमर द्वारा करवाया गया। ठीक, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? तो देखिए कंद्रिया महादेव मंदिर, अभी तुरंत हम पढ़े, खजुराहो मंदिर का ये भाग है कंद्रिया महादेव मंदिर। तो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, कंद्रिया महादेव मंदिर यह महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है, जबकि एलोरा, एलिफेंटा और कन्हेरी की गुफा ये तीनों महाराष्ट्र में अवस्थित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। धार का किला, तो ये धार मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इसका निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? मोहम्मद तुगलक ने। गोलकुंडा का किला ये हैदराबाद तेलंगाना, ध्यान रखें आंध्र प्रदेश जब का विभाजन अब हो चुका है तो हैदराबाद तेलंगाना के भाग में पड़ता है। ठीक, तो गोलकुंडा अवस्थित है हैदराबाद तेलंगाना में और इसके निर्माण करता थे कुतुब शाही। नेक्स्ट है कोचीन का किला, तो कोचीन कहाँ अवस्थित है? केरल में। तो स्वाभाविक है कोचीन का किला कहाँ होगा? केरल में। और इसका निर्माण जो करवाया गया था वो पुर्तगालियों द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा कोचीन के किला का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में अवस्थित है और इसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। ठीक है, कुतुब मीनार ये दिल्ली में अवस्थित है और इसके निर्माण की नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जबकि पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में और इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर राजस्थान में, निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक। हौज खास ये भी दिल्ली में अवस्थित है और इसके निर्माण करता है अलाउद्दीन खिलजी हौज खास का। और तुगलकाबाद ये दिल्ली में है और नाम से ही है तुगलकाबाद, तो कोई तुगलक वंश का ही होगा। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने ही तुगलकाबाद का निर्माण दिल्ली में कराया था। एक बार फिर से देखते हैं, धार का किला, धार मध्य प्रदेश, निर्माणकर्ता मोहम्मद तुगलक। गोलकुंडा का किला हैदराबाद, कुतुब शाही। कोचीन का किला केरल, पुर्तगाली। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा। कुतुब मीनार दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, कुतुबुद्दीन ऐबक। हौज खास दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी। और तुगलकाबाद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू
ये भारत की राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, तो ये किस कर्म की राष्ट्रपति है? तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू का जो कर्म है वो है 15वां। कौन सा कर्म है? 15वां। देखिए इसके पहले थोड़ा इसको याद करना आसान था, क्योंकि पहले जो भारत की उपराष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू से पहले जो थे, भारत की उपराष्ट्रपति का जो कर्म था वो था 13वां, और राष्ट्रपति का कर्म था 14वां, और प्रधानमंत्री का कर्म था 15वां। ठीक, अब जो है भारत का उपराष्ट्रपति का कर्म हो गया 14वां, और राष्ट्रपति का कर्म हो गया 15वां, और प्रधानमंत्री का कर्म अभी भी 15वां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देते हैं? राष्ट्रपति को पद से हटना है, त्यागपत्र देना है, तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्हें वो अपना त्यागपत्र दे के पद से हट सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद 54 जिसमें निर्वाचक मंडल का बात कहा गया है, तो उसमें क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होंगे? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। तो अब अगर राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य के विधान परिषद से है तो वह जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वह राज्य के विधान परिषद का सदस्य हो, अर्थात अगर मुख्यमंत्री राज्य के विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता की गुफा का निर्माण किनके द्वारा कराया गया? तो अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा बहुत फेमस है, तो अजंता की गुफा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? गुप्त शासक द्वारा, जबकि एलोरा की गुफा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बौद्ध भिक्षु द्वारा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार का अनुमोदन होना चाहिए? ठीक, देखिए राष्ट्रपति का चुनाव अगर कोई लड़ रहा है तो उसको उस चुनाव के लिए निर्वाचकों का अनुमोदन चाहिए कि हाँ हम इनका समर्थन करते हैं। तो इसके लिए कितना अनुमोदक जरूरी है? तो कम से कम 50 अनुमोदक जरूरी है। ठीक है, 50 अनुमोदक होना चाहिए कि हाँ हम चाहते हैं कि यह व्यक्ति चुनाव लड़े। ठीक, तो 50 तो प्रस्तावक चाहिए, और फिर उस कि हाँ ये चुनाव लड़े, और फिर उस 50 प्रस्तावक के ऊपर 50 का समर्थन और चाहिए, तब वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये उन्हीं में से, निर्वाचकों में से भी, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में जो है उन्हीं में से कोई खड़े होंगे, और उन्हीं में से 50 लोग अगर उसको समर्थन देंगे, ठीक, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा तो देखिए पहला अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या चीज़ का वर्णन है कि राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता का वर्णन किया गया अनुच्छेद 58 में, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो हमारा ऑप्शन 1 ही जो है वो सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 1। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव अर्थात निर्वाचक मंडल के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद के बारे में, और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी पद से हटाया जा सकता है, तो किस प्रक्रिया द्वारा? न्यायालय द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर महाभियोग द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाभियोग द्वारा। ठीक, अगर संविधान का उल्लंघन पाया जाता है तो उस पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगा के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की रिक्ति की अधिकतम सीमा क्या होगी? यानी राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय तक खाली रह सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक खाली रह सकता है। 6 माह के अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव कराना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में हुए विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन का विवाद किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद का निपटारा किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को चुनने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य?
जो निर्वाचित हैं, मनोनीत शामिल नहीं होते हैं। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये हो गया राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा। इसके अलावा देखिए जहाँ विधानसभा, पुदुचेरी और दिल्ली में भी विधानसभा है। ठीक, और अभी देखिए जो जम्मू कश्मीर का निर्माण हुआ है एक यूनियन टेरिटरी के रूप में, वहाँ भी विधानसभा है, लेकिन उसके संबंध में अभी ये बातें नहीं आई है। ठीक है, तो अभी केवल राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा तथा पुदुचेरी और दिल्ली की विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, जो लोगों द्वारा चुने गए सदस्य हैं, वो जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति पद का कार्यभार कौन संभालेगा जब उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो? ठीक, यानी अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तब तो उपराष्ट्रपति, यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो इस अवस्था में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेंगे? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो उनका कार्यभार संभालेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, अर्थात योग्यता से संबंधित बातें अनुच्छेद कौन करता है? अनुच्छेद 58 में जो बातें लिखी गई हैं, तो इसमें से कौन सी बातें हैं जो अनुच्छेद 58 में नहीं है? तो पहली, 35 वर्ष का आयु हो, देश का नागरिक हो, चुनाव के समय कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो ये सब तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो है राष्ट्रपति होने के लिए लोगों का मतलब उस व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना ये आवश्यक नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58 में इन्हीं सब बातों का उल्लेख किया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु त्यागपत्र या महाभियोग की स्थिति में भारत के रिक्त राष्ट्रपति पद का कार्यभार कौन संभालेंगे? तो अगर ऐसी स्थिति रहती है जब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो इस स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो इस पद का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, कब तक? जब तक कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, और चुनाव कब तक कराना निश्चित है, जरूरी है 6 महीने के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए जो महाभियोग चलाई जाती है अनुच्छेद 61 के तहत, तो उस महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं? तो देखिए निर्वाचन मंडल के बारे में तो हमने पढ़ा कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक, लेकिन जब महाभियोग की बात आती है अर्थात राष्ट्रपति को पद से हटाने की बात आती है तो इसमें जो है केवल संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन्हीं दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, वो सब भाग लेते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से? ये बताना है कब से अपने पद पर 5 वर्ष तक रहेंगे? जब से उन्होंने पद ग्रहण किया है। ठीक है, तो अपने पद ग्रहण करने के दिन से, ठीक है, वो अपने पद पे 5 वर्षों तक आसीन रहेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो महाभियोग संबंधित जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो संसद का जो दोनों सदन है उन दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये महाभियोग से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं उसका वर्णन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, महाभियोग प्रस्ताव के बारे में लिखित जानकारी राष्ट्रपति को कितनी दिन पहले देनी होती है? तो महाभियोग से संबंधित अगर प्रस्ताव लाया जाना है तो राष्ट्रपति को इसकी जानकारी 14 दिन पहले ही देनी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, भारत का प्रथम नागरिक होते हैं, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति को मासिक वेतन 5 लाख मिलता है, ये भी सही है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है
और चौथा क्या है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है। तो देखिए संवैधानिक प्रधान तो है लेकिन वास्तविक प्रधान ये नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जितना भी काम करते हैं वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह पे ही करते हैं। तो कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत संघ के समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 के तहत। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो निर्वाचन करने का जो तरीका है वो क्या है? प्रत्यक्ष तो नहीं है। प्रत्यक्ष में क्या होता है? प्रत्यक्ष वह पद्धति होता है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि को डायरेक्ट चुनते हैं। तो हम लोग राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, बल्कि हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं। तो इस प्रकार की पद्धति को बोला जाता है अप्रत्यक्ष मतदान। क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष मतदान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। नेक्स्ट, पर्यटन स्थल और उसका स्थान जो सही सुमेलित है उसको मिलाना है ना। तो अजंता की गुफा औरंगाबाद, ठीक है। कन्हेरी की गुफा मुंबई, ये भी ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित मध्य प्रदेश, ये भी ठीक है। तो इसमें सही सब सही है, तो ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश स्थित कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये किसके द्वारा बनवाया गया? चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया। कन्फ्यूजन हो सकता है चंदेल और सोलंकी में। तो इसका निर्माण कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो मध्य प्रदेश अवस्थित है, इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अध्यादेश क्या होता है? जब संसद सदन नहीं चल रहा होता है और उस समय कोई जरूरी कानून की आवश्यकता है, तो इस अवस्था में राष्ट्रपति जो है केवल साइन कर उस विधेयक को कानून का रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के इस अधिकार को अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 123। ठीक, तो ऐसे ही और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति से संबंधित, तो उसको हम क्वेश्चन सेशन में ही पढ़ लेंगे। इसमें और जो अनुच्छेद है हम उसको देख लें। अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में क्या है कि देखिए, जब संसद के दोनों सदन में किसी विधेयक को लेकर एक आम सहमति नहीं बन पाती है, तब राष्ट्रपति दोनों सदन का जो है ना सम्मिलित बैठक बुला सकते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक, 143 क्या है, अगर राष्ट्रपति को किसी संवैधानिक मुद्दे पे सलाह की जरूरत है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, ये अनुच्छेद 143 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 80 के 3 में, अनुच्छेद 80 का जो 3 रहता, तो इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो अनुच्छेद 80 के 3 में ही इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की कार्य शक्ति को किसमें निहित किया गया है? तो केंद्र सरकार की कार्य शक्ति किसमें निहित है? अनुच्छेद 53 के तहत भारत के राष्ट्रपति में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलकुंडा किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गोलकुंडा किला कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना। और इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुब शाही ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है उसको जो है पॉइंट आउट करना है। तो कौन सा है? तो पहला है, देखिए, संचित निधि से संबंधित विधेयक, अनुच्छेद 117, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपात, देखिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात का वर्णन किया गया है। कौन कौन? एक होता है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में जो है ना राष्ट्रीय आपात का वर्णन है, और 356 में जो है राष्ट्रपति शासन, और 360 जो है वो है वित्तीय आपात। तो इस तरीके से जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। ठीक, बाकी धन विधेयक, अनुच्छेद 110, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके संबंध में यह कथन उचित है? कथन क्या है? वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता।
ठीक, प्रतिनिधित्व करता है, मतलब संवैधानिक रूप से वो राष्ट्र का क्या है, प्रधान है, लेकिन वास्तविक रूप से वो राष्ट्र का प्रधान नहीं है। तो किसके संबंध में इसी बात कहा जा सकता है, राष्ट्रपति के संबंध में, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं? तो जब वर्तमान सरकार या राष्ट्रपति को कहे कि अब सरकार को चलाना संभव नहीं है, अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर यह कह दे कि अब सरकार को चलाना संभव नहीं है प्रधानमंत्री के माध्यम से, तब जाके राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध रूप से भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, नीलम संजीव रेड्डी। कब से कब तक ये रहे थे, 1997 से 1982 तक पद पे रहे थे, 97 से लेकर के 82 तक पद पे रहे थे नीलम संजीव रेड्डी, शायद छठे क्रम के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, देखिए, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। तो देखिए, लोकसभा में कोई भी वित्त से संबंधित अगर बिल आने वाली होती है तो उस बिल के संबंध में राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले ली जाती है। तो जब पहले ही अनुमति ले ली गई तो राष्ट्रपति द्वारा उस बिल को लौटाने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 ही हो जाएगा कि वित्तीय बिल राष्ट्रपति पुनः नहीं लौटा सकते हैं। ठीक, बाकी जो भी बिल है, साधारण बिल राष्ट्रपति वापस लौटा सकते हैं, लेकिन एक बार केवल। ठीक, संसद सत्र को बुलाना ये राष्ट्रपति के हाथ में, वही बुलाते हैं, और लोकसभा को भंग करना भले मंत्रिमंडल की सिफारिश पे करते हैं, लेकिन लोकसभा को भंग कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, यह जो है इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उससे संबंधित है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो विजय स्तंभ के निर्माणकर्ता कौन थे, महाराणा कुंभा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो हमें जो है गलत कथन को ढूंढना है राष्ट्रपति से संबंधित। तो पहला क्या है कि प्रत्येक वर्ष दोनों सदन के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्यसभा भंग कर सकते हैं, तो राज्यसभा जो है क्या है, वह अस्थाई सदन है, इसे कोई भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, अर्थात राज्यसभा अस्थाई सदन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यही होना चाहिए। ठीक, बाकी लोकसभा भंग कर सकते हैं, और वह संसद का एक संगठक अंग भी है। राष्ट्रपति संसद का लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिल के संसद कहलाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो गया, राज्यसभा भंग कर सकते हैं, यह राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। धार का किला ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो फिर से नहीं को ढूंढना है। तो कोचीन का किला केरल बिल्कुल सही है। गोलकुंडा का किला ये हैदराबाद है, लेकिन हैदराबाद आंध्र प्रदेश नहीं तेलंगाना में है। ठीक है, तो सही सम्मिलित कौन है, नहीं है, तो ऑप्शन 2 सही सम्मिलित नहीं है। बाकी विजय स्तंभ ये राजस्थान में है, केवल स्थान लिखा गया, राजस्थान होगा। ठीक है, और मृगनयनी का महल मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? तो इनमें से किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता हैं उन्हीं को जो है प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। भारत की न्यायवादी, महान्यायवादी, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, कोचीन का किला ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कोचीन का किला जो है पुर्तगालियों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति जो संसद में अभिभाषण देते हैं उनका वो भाषण किनके द्वारा तैयार किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति कोई भी काम अपने मन से नहीं करते हैं। ठीक है, वह सारा का सारा काम जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पे ही करते हैं। तो वो जो भाषण देते हैं
संसद में उनके भाषण में क्या शब्द होनी चाहिए उनको भी लिखने का काम केंद्रीय मंत्रिमंडल ही करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य न्यायाधीश जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो इसमें से कौन वो मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने, और वो इकलौते मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो कौन है वो? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इन्होंने कब ये कार्य किया था एम हिदायतुल्लाह? तो ये 1969 में कार्य किया था। ठीक है, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है, तो इनमें से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? पहला, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो गया। बाकी देख लेते हैं। देखिए, रक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और निर्वाचक आयोग, जो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति और अन्य आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद में प्रस्तुत विधेयक एक अधिनियम बनती है कब? तो देखिए, जब संसद का दोनों सदन उस विधेयक को पास कर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं तब वह विधेयक एक कानून का रूप ले लेता है, अर्थात एक अधिनियम, एक्ट बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में किस मामले में राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ठीक है, तो पॉकेट वीटो शक्ति क्या होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक साइन के लिए आता है, ठीक, तो राष्ट्रपति को शक्ति है कि वह उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक, एक शक्ति और राष्ट्रपति को प्राप्त है कि राष्ट्रपति या फिर उस पर साइन करे। एक शक्ति और है कि राष्ट्रपति उस पर कोई निर्णय ही ना ले, अर्थात उस विधेयक को जो है अपने पास ही रख ले, कोई उस पर निर्णय ही ना ले। ठीक, यानी अपने पास रख लेने को ही बुलाता है। क्या राष्ट्रपति ने उस विधेयक को अपने पॉकेट में रख लिया है, उस पर कोई निर्णय नहीं दिया है। तो राष्ट्रपति को जो है पॉकेट वीटो शक्ति प्राप्त है। और भारत का राष्ट्रपति एक बार अब तक जो है इस प्रकार के शक्ति का प्रयोग किया है और वह मामला था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक से संबंधित। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, जब राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय को हटाने का, सर्वोच्च न्यायाधीश को हटाने का, अध्यादेश जारी करने का, क्षमादान का, आपात की घोषणा का। तो नीचे का तीनों अधिकार प्राप्त है, लेकिन सर्वोच्च न्यायाधीश को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन में प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक की बात किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 108। कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति जो है को क्षमादान की शक्ति दी गई है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। और कौन कौन से क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को, किस प्रकार की क्षमादान की शक्ति दी गई है, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से संबंधित है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? किसी दंड के संबंध में किसी व्यक्ति के दंड को बिल्कुल क्षमा कर सकते हैं। बिल्कुल क्षमा में क्या होगा कि उस व्यक्ति को जो है बिल्कुल दोष से मुक्त ही किया जा सकता है, कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? लघुकरण। तो लघुकरण में क्या होता है कि दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। स्वरूप का क्या मतलब है कि अगर उसे मृत्युदंड मिला है तो उस मृत्युदंड के रूप को बदल के उसे कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। यह शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। तीसरा है परिहार शक्ति, यानी दंड की अवधि को कम किया जा सकता है। यानी जैसे 2 साल का सजा मिला है तो उनके 2 साल के सजा को घटा के 1 साल किया जा सकता है। फिर है प्रविलंबन, शब्द से ही संबंधित है कि यानी कुछ समय के लिए जो है ना दंड पे रोक लगाया जा सकता है। ठीक, और नेक्स्ट है विराम।
तो विराम क्या होता है, किसी विशेष स्थिति में जो है ना दोषी को कुछ समय के लिए उनके सज़ा को रोका जा सकता है। जैसे कोई गर्भवती महिला है, ठीक, तो उसके सज़ा को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है जब तक। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण, इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, और किस में क्या होती है उस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इस तरीके से यह बेहतरीन सेशन हमारा समाप्त होता है। हम लोग इसी तरीके के और बेहतरीन सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।